Good evening, students. So, this is our lecture number 12 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2013. अभी तक हमने जिन चीज़ों को कवर किया है, दैट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2C. देन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2L. इंक्वायरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ट्रायल क्या होता है. जिन चीज़ों को अब तक हमने कवर किया है, ये आपको हेल्प करेंगे अब जो हम लोग चैप्टर 12 के सेक्शंस को शुरू करने वाले हैं ना, उनको समझने में. ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है. हमने पढ़ा था अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, साथ में हमने कॉग्निजेबल केस के बारे में भी पढ़ा था. ये किसके अंदर डिफाइंड है, सेक्शन 2C के अंदर. यहाँ पर क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है. फिर हमने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और हाँ, कॉग्निजेबल केस क्या होता है. कॉग्निजेबल केस बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस. जब ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस. ठीक है, नाउ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अरेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, ही कैन नॉट मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. हमने ये पढ़ा था. जो बेसिक डिफरेंस एज पर CRPC जो प्रोवाइड की गई है वो यही की गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में द अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट एंड इन नॉन कॉग्निजेबल केस द अरेस्ट कैन नॉट बी मेड विदाउट वारंट. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट चाहिए ताकि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकें. ठीक है, ये हमने दो बेसिक डिफरेंसेस को समझा था. ठीक है, ये कहाँ पर दिया गया है, ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वाला सेक्शन 155 सबसेक्शन 2 के अंदर. ठीक है, फिर हमने इंक्वायरी के बारे में पढ़ा. इंक्वायरी कौन सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 2G. ठीक है, इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है, इंक्वायरी कंडक्ट करता है मैजिस्ट्रेट. एंड इंक्वायरी क्या डेफिनेशन दी गई थी कि एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल. मतलब ट्रायल से जो भी पहले का फेज़ होता है वो इंक्वायरी होता है. मैंने बताया था ना आपको, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल. और ट्रायल कब शुरू होता है, विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. चार्जेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना. चार्जेस बेसिकली जो आपके ऑफेंसेस होते हैं. जैसे IPC है तो IPC में जो प्रोविजंस दिए गए, जो सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उनमें कुछ सेक्शंस जो हैं वो ऑफेंस बताते हैं और कुछ सेक्शंस जो होते हैं वो उनकी पनिशमेंट बताते हैं. ठीक है, तो हमेशा हम चार्ज किसका लगाते हैं, पनिशमेंट सेक्शन का. ठीक है, इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है, मैजिस्ट्रेट करता है. फिर हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 2H के अंदर ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. क्या मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, नहीं, मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते. ये हमने बेसिक डिफरेंस समझा था. बिकॉज जो पुलिस ऑफिसर है वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी का पार्ट है एंड जो आपके मैजिस्ट्रेट हैं वो जुडिशरी के पार्ट हैं. तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर जो प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं इन्यूमरेट किया गया है, उसको भी इसमें डाला गया है. ठीक है, फिर आता है ट्रायल. ट्रायल कौन कंडक्ट करता है, मैजिस्ट्रेट. ट्रायल कंडक्ट करने का रीजनिंग क्या होता है, टू नो वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट. ठीक है, और उसके बाद हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, क्या इंक्वायरी और ट्रायल ओवरलैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ओवरलैप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. ठीक है, हम यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट को सबमिट किया जाएगा. ठीक है, मैं इसको CS लिख देता हूँ. सप्लीमेंट्री चार्जशीट को सबमिट किया जाएगा. और जब इन्वेस्टिगेशन एंड हो जाती है और जब चार्जशीट सबमिट की जाती है मैजिस्ट्रेट को,
तब वो इंक्वायरी शुरू करते हैं। मगर इंक्वायरी के टाइम पे आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जो कि खाली इंक्वायरी के टाइम पीरियड तक ही चलेगा। ट्रायल के टाइम पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंडक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसका रीजनिंग बहुत सिंपल है। अब सपोज ट्रायल चल रहा है, आपको इंडिया में पता ही है ट्रायल कंप्लीट होने में कितना साल लग जाता है किसी क्रिमिनल ऑफेंस का। कई बार लाइक 1990 में कोई ट्रायल शुरू होता है, उसको कंक्लूड होने में 2024 तक का टाइम पीरियड लग गया। मतलब आपने आए दिन ऐसे केसेस देखे होंगे। अब सपोज अगर ऑलरेडी ट्रायल को कंप्लीट होने में टाइम लगता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस विच हैव ऑलरेडी बीन फर्निश्ड, जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया है। अब सपोज अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर को एक्सटेंड कर दें इवन एट द टाइम ऑफ ट्रायल, तो हर रोज़ कोई ना कोई नया एविडेंस आएगा, रोज़ ट्रायल का जो डेट है वो एक्सटेंड होते जाएगा। ठीक है, तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है वो खाली इंक्वायरी तक ही किया जा सकता है, ट्रायल तक वो एक्सटेंड नहीं होता है। क्लियर है? हमने इतनी बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया था। अब आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 154 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 155 ऑफ CRPC। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 154 ऑफ CRPC की जो लैंग्वेज है आज उसको रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है सेक्शन 154? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। सेक्शन 154 के अंदर FIR रजिस्टर की जाती है। मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में दैट 154 के अंदर FIR रजिस्टर की जाती है जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेंट ला के दे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लैंग्वेज में क्या कहता है सबसेक्शन 1, इट सेज एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन of a cognizable offense if given orally to an officer in charge of a police station। कौन होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? SHO। ठीक है, if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction। ठीक है, अगर orally दिया गया है तो it will be reduced to writing। ठीक है, इट विल बी reduced टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। ठीक है, उसके बाद रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और reduced टू राइटिंग एज aforesaid shall be signed by the person giving it, signed by the informant। ठीक है, signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन पास करती है कि पुलिस स्टेशन में आपको एक डायरी मेंटेन करना है जिसमें FIR नंबर लिखा होता है। FIR नंबर मतलब क्या होता है? जब भी किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाती है तो उस ऑफेंस का अपना एक FIR नंबर होता है। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की अपनी एक FIR नंबर होती है जो उस रजिस्टर में नोट डाउन की जाती है। ठीक है, जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है उनकी डिफरेंट FIR नंबर होती है। तो ये अभी उतना रेलिवेंट नहीं है, बस यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रीड करता हूँ, एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर द टर्म कमीशन हैज़ बीन यूज्ड। कमीशन का मतलब ये है कि जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाएगा, अब सपोज ऑफेंस कमिट किया गया है, उसका कोई विक्टिम है, मतलब किसी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो ही विल बी द विक्टिम। ठीक है, अब वो विक्टिम आया पुलिस स्टेशन में और उसने इंफॉर्मेशन दी कि मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर सपोज कोई विटनेस है, ठीक है, उसने किसी ऑफेंस को कमिट होते हुए देखा एंड ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सेड कि ऐसा ऐसा मैंने होते हुए देखा, प्लीज़ आप इस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 154 रिलेट्स टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब FIR विल ओनली बी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, ये नहीं कि ऑफेंस अभी हुआ ही नहीं है और आप पुलिस स्टेशन जाके कह रहे हैं कि ऑफेंस होने वाला है, आप जल्दी से FIR रजिस्टर करिए, ऐसा नहीं है। जब ऑफेंस कमिट हो जाएगा ओनली देन यू कैन गो एंड गिव द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर दैट एन ऑफेंस हैज़ अकर्ड। ठीक है, आगे क्या बोलता है सेक्शन 154 में? आगे बोलता है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। मतलब मान लीजिए अगर ओरली दी गई है, मतलब जो आपका विटनेस है या विक्टिम है वो पुलिस स्टेशन आया, बैठा वहाँ पे एंड ही स्टार्टेड गिविंग द इंफॉर्मेशन
about the offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing. ठीक है, यहाँ पर it is an obligation on the police officer that the FIR must be in writing. ओरल फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने पुलिस ऑफिसर को जाके बताया एंड पुलिस ऑफिसर ने उसको सब सुन लिया और अपने मन में बैठा लिया एंड वही FIR हो गई, ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर ओरली दिया जा रहा है तो इट शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग. ठीक है, reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant. Read over to the informant. आगे क्या बोलता है? Read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the informant. Signed by the informant. अच्छा, ये चीज़ें क्यों हैं? हम इन्फॉर्मेंट को साइन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम जो इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेंट ने दी है उसको रेड ओवर क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है ताकि फॉल्स और मेलिशियस पर्पस से FIR को रजिस्टर ना की जा रही हो. ठीक है, जैसे कई बार होता नहीं है कि फेक FIRs रजिस्टर की जाती हैं. तो फेक FIRs को रजिस्टर करने का रीजनिंग क्या होता है? वो बंदा क्यों फेक FIR रजिस्टर करवाना चाहता है? ताकि जो उसका दुश्मन है वो उसको परेशान कर सके. ठीक है, तो इसीलिए हम इन्फॉर्मेंट का साइन लेते हैं. ठीक है, और उसको पढ़ के बताते हैं कि आपने देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी है, हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं. ठीक है, अब सपोज अगर किसी ने मैलिशियस इंटेंट से कोई FIR रजिस्टर करवाई, ठीक है, या फिर फॉल्स FIR रजिस्टर करवाई, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा? So the action can be taken under section 211 of Indian Penal Code. ठीक है, एक्शन लिया जा सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चालू किया जा सकता है. दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 211 ऑफ IPC. क्या बोलता है 211 ऑफ IPC? इट टॉक्स अबाउट फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर. ठीक है, मतलब आपने एक फेक FIR रजिस्टर करवाई है, किस इंटेंशन के साथ? ताकि आप किसी को इंजरी पहुंचा सके. ठीक है, किसी को आप परेशान कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 211 ऑफ IPC के अंदर फॉल्स FIR रजिस्टर करवाना या फिर एक मेलिशियस इंटेंशन के साथ FIR को रजिस्टर करवाना इज एन ऑफेंस. ठीक है, और साथ ही साथ सिविल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट किया सकती है. तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया, आप सिविल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते हो. ठीक है, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 211 एक्चुअली. ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हो जहाँ पर जो एग्रीव्ड है ही कैन बी अवॉर्डेड कंपेंसेशन. तो क्लियर है आपको सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल बी reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. क्लियर हो गया ना? सेक्शन 154 जो है इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, और FIR किसका रजिस्टर किया जाता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का. ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना कि ये चेक्स क्यों दिए गए हैं? ताकि फॉल्स या फिर मेलिशियस पर्पस के साथ FIR को रजिस्टर ना किया जाए, या ना मतलब जो आपका इन्फॉर्मेंट है वो किसी फॉल्स या फिर मेलिशियस पर्पस से FIR को रजिस्टर ना करे. FIR जब रजिस्टर हो जाता है तो द पुलिस स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो पता चल ही जाएगा ना कि इट्स अ फॉल्स FIR. ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़? अब जब FIR रजिस्टर हो जाती है उसके बाद क्या होता है? हमने पढ़ा था कि एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें बहुत सारे पुलिस स्टेशंस होते हैं. ठीक है, एंड हर पुलिस स्टेशन पे एक मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होता है. ठीक है, तो सपोज FIR जो है वो इस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? FIR के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद एक अकरेंस रिपोर्ट भेजा जाएगा टू द मैजिस्ट्रेट. अकरेंस रिपोर्ट विल बी सेंट टू द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट.
जिस भी मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस स्टेशन फॉल करता है उसको एक अकरेंस रिपोर्ट भेजा जाएगा। अब अकरेंस रिपोर्ट होता क्या है? अकरेंस रिपोर्ट बेसिकली ये है कि मजिस्ट्रेट को एक्वेंट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपके जुरिस्डिक्शन में एक ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है और ये हम आपको भेज रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट अकरेंस रिपोर्ट इज़, ठीक है। अब जो आपकी एफआईआर रजिस्टर की जाती है उसकी 4 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी 4 कॉपीज़ बनाई जाती हैं। जो आपकी पहली कॉपी होती है वो इन्फॉर्मेंट को दी जाती है, ठीक है, जो एक इन्फॉर्मेंट को दी जाती है, फिर एक लोकल एसपी को भेजी जाती है, ठीक है। तीसरा जो है वो भेजा जाता है मैजिस्ट्रेट को, दैट इज़ द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, एंड द लास्ट कॉपी इज रिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका एफआईआर होता है उसकी 4 कॉपीज़ बनती है और वो 4 कॉपीज़ में से एक इन्फॉर्मेंट को जाती है, एक लोकल एसपी को जाती है, एक मैजिस्ट्रेट को जाती है एंड एक पुलिस स्टेशन में रिटेन कर ली जाती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, प्रोवाइजो पे आते हैं। याद है ना आपको प्रोवाइजो को हम लोग कैसा इंटरप्रिटेशन देते हैं? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन against whom an offence under section 326A, 326B, 354, 354A, 354B, C, D, 376, A, B, B, C ये जो है आपका, ठीक है, is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer, ठीक है। यहाँ पर ये जो offenses आपके लिखे हुए हैं ना, these are actually offenses against women, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस किए जाते हैं ये वो सारे, जैसे रेप वगैरह हो गया, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन वगैरह हो गया, ठीक है, ये वो सारे ऑफेंसेस हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कहता है कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवानी है तो इस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कौन करेगा? इट विल बी रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। बाय हुम? बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एनी वुमेन ऑफिसर है ना, इट सिग्निफाई, सपोज अगर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर वहाँ पे है नहीं, मतलब उस पोजीशन की जो इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर सके। हमने पढ़ा था ना सेक्शन, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या लिखा है? रेड ओवर टू द शैल बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट। यहाँ पे लिखा है ना ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफआईआर रजिस्टर करने की जो पावर है जिनके पास है, अगर वो वुमेन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है पुलिस स्टेशन में, तो कोई भी वुमेन ऑफिसर जो उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में अवेलेबल होंगी, शी विल रजिस्टर द एफआईआर, ठीक है। ये वुमेन्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है और आपको पता है ना वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन हम कहाँ से, मतलब जो स्टेट है वो कहाँ से पावर डिराइव करती है बनाने की? आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an offence under section these sections is alleged to have been committed, मैं यहाँ पर हूँ, is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice in the presence of an interpreter or a special educator as the case may be। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर, अगेन इट्स अ प्रोवाइजो, सो विल गिव इट अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। कौन सा इंटरप्रिटेशन देंगे इसको हम लोग? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे क्या कहता है कि सपोज ये कोई ऑफेंस हुआ है जो कि मतलब वुमेन के अगेंस्ट कमिट हुआ है और उस ऑफेंस की वजह से क्या होता है कि जो वुमेन है वो टेम्पररली या फिर परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो गई, मतलब वो पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन लॉन्च ही नहीं कर सकती। तो वहाँ पर क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन होगी इट विल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, इट विल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। इट विल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन, मतलब जहाँ पे वो इंसान रहता है वहाँ पर, ठीक है, या फिर एट ए कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर ये क्यों लिखा है एट ए कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस? इसकी जो रीजनिंग है ना, दैट इज
हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट है जिसको इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवानी है बट वो पुलिस स्टेशन जाके रजिस्टर नहीं करवा सकता, हो सकता है उसको लगे कि अगर मेरे घर पे पुलिस आएगी तो अगल बगल के मोहल्ले वाले लोग बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कन्वीनियंट प्लेस जो वो पर्सन डिसाइड करे कि यहाँ पर आके आप लोग प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पर भी पुलिस इज़ ऑब्लिगेटेड टू गो एंड रजिस्टर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस मे बी। मतलब हो सकता है वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जो वो वुमेन है जो देना चाहती हैं, ठीक है, वो उस हालात में नहीं है कि वो एकदम सीधा बोल सके, मतलब काफ़ी उनकी हालात ख़राब हैं, तो वहाँ पर एक स्पेशल इंटरप्रेटर, ठीक है, या फिर स्पेशल एजुकेटर कोई बुलाया जा सकता है ताकि प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को एफआईआर में दिया जा सके। क्लियर है आपको? ठीक है, अब बी पढ़ते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। आगे क्या बोलता है, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। इसको अभी स्किप कर दीजिए, जब सेक्शन 164 पढ़ेंगे ना देन वी विल रीड सी विद इट। क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कहता है, हमने पढ़ा था ना अभी सेक्शन 154 के अंदर कि हाँ हमने ये पढ़ा था ना कि 4 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, एक इन्फॉर्मेंट को जाती है, एक लोकल एसपी को जाती है, एक जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को जाती है और लास्ट जो होता है वो पुलिस स्टेशन में ही रिटेन कर ली जाती है। तो जो एफआईआर की कॉपी जो इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी दैट शैल बी गिवन फोर्थविथ, मतलब तुरंत दी जाएगी। फॉर व्हाट रीज़न, ताकि फैब्रिकेशन ना हो सके, ठीक है, ताकि फैब्रिकेशन ना हो सके, दैट्स वाई द टर्म फोर्थविथ हैज़ बीन यूज्ड हियर। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे, ठीक है। सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 इट सेज एनी पर्सन aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of a police station in relation to that offence। तो जो आपका सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 है, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अपील, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्या होता है कि आप पुलिस स्टेशन गए, आपने इन्फॉर्मेशन दी, मगर जो पुलिस ऑफिसर था दैट इज़ द एसएचओ, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, ही सेड नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है आई एम नॉट गोना रजिस्टर इट एज एन एफआईआर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ अपील ही कैन अप्रोच द लोकल एसपी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है फिर से रीड करता हूँ, सबसेक्शन 3 सेज एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग में एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, दैट इज एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस concerned, who if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code। मतलब आगे नहीं पढ़ते हैं, बस इतना समझ लीजिए, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अपील। यहाँ पर अपील कैन बी मेड इन राइटिंग और बाय पोस्ट टू द लोकल एसपी, ठीक है। फिर लोकल एसपी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ द केस, या फिर ऑर्डर एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू इन्वेस्टिगेट। क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 इज इन अ फॉर्म ऑफ अपील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा मान लीजिए अगर जो आपके लोकल एसपी हैं उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने भी बोला कि नहीं, मैं जो ये आप इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं ना, आई एम नॉट गोना रजिस्टर इट, मतलब मैं इसको रजिस्टर करूँगा ही नहीं, अगर वो भी ऐसा कह देते हैं, तो उस केस में क्या होगा,
मतलब क्या वहाँ पर कोई और भी रेमेडी आपके पास है? तो चलिए उसको जानते हैं। तो गिव मी अ सेकेंड। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, अगर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर भी आप लोकल एसपी को अप्रोच करते हैं एंड वो मना कर देते हैं इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? मैं इसको एक ग्राफ बना के आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मना कर दे इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करने के लिए, देन आप सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर क्या है, लोकल एसपी आपके इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर लोकल एसपी नहीं मना कर दिया तो क्या होगा? आप अगेन एक अपील डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 टू द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अंदर आप जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास में अपील डाल सकते हैं। अब सपोज अगर जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया तब क्या होगा? अब ये तो आई नो काफ़ी एब्सर्ड है, बट हो सकता है ना, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो वहाँ पर क्या होगा? आप वहाँ पर डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। कंप्लेंट प्रोसीडिंग हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। दैट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 200। अब सपोज कंप्लेंट प्रोसीडिंग भी नहीं, यहाँ पे मतलब जो मैजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग भी नहीं ले रहा है, तब क्या हो सकता है? अच्छा, कंप्लेंट प्रोसीडिंग आपको याद है, हमने सेक्शन 190 पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ABC याद है ना, सब 1 में आपका A, B एंड C था। आपका जो A होता है ना, वहाँ पे द मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन अ कंप्लेंट, ठीक है, और B में था आपका पुलिस रिपोर्ट, एंड लास्ट में बाय एनी अदर पर्सन। याद है ना सेक्शन 190, इट टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इफ एम्पावर्ड बाय द CJM जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, ठीक है। तो आप मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, देन लास्ट रेमेडी दैट यू हैव इज सेक्शन 482। अब समझ में आया ना कि हमने सेक्शन 482 पहले क्यों किया था? दैट इज इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। मैं अगर आपको एक बार याद दिला दूं कि सेक्शन 482 के अंदर क्या क्या इनहेरेंट पावर्स अवेलेबल है हाई कोर्ट के पास। पहले क्या था? टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे जो पहला इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट के पास, दैट इज टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, ठीक है। तो यहाँ पर इस इनहेरेंट पावर को हाई कोर्ट इन्वोक करके FIR के रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मेट ऑफ अपील। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपील। इस ग्राफ को आप बना लीजिएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स बना के डालते रहूँगा, ठीक है। सो वी आर डन विद सेक्शन 154। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? तो क्या हम लोग आगे बढ़े सेक्शन 155 की तरफ? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 155। क्या बोलता है सेक्शन 155? इट टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ such cases. When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate. ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है टू द पुलिस ऑफिसर, तो क्या वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा था ना।
तो वहाँ पर क्या होगा, वो उसको अपने एक डायरी में नोट डाउन करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब करेंगे उसको नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद वो इन्फॉर्मेंट को भेज देंगे टू द मैजिस्ट्रेट। इन्फॉर्मेंट along with the information registered, ठीक है। क्लियर है आपको? जो इन्फॉर्मेंट है एंड जो इन्फॉर्मेशन है जो रजिस्टर किया गया, दैट विल बी सेंड टू द मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? अब इसको भेजने का रीजनिंग यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है जो मैजिस्ट्रेट उनको दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेंट से कुछ पूछताछ करेंगे, ठीक है, और उसको पूछताछ करने के बाद ही मे कम टू द कंक्लूजन कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ठीक है। हम अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेक्शन 154 के अंदर FIR रजिस्टर होती है, मगर सेक्शन 155 के अंदर NCR रजिस्टर होती है, दैट इज़ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। क्लियर है आपको यहाँ तक? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला कीवर्ड क्या था? सेंड द इन्फॉर्मेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। एंड और दूसरा चीज़ क्या था कि द रिपोर्ट इज कॉल्ड एज NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। सबसेक्शन 1 क्लियर है? कोई बहुत इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है जो आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। ये हमने पढ़ा था ना कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं होती है, वहाँ पर उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है मैजिस्ट्रेट का, ठीक है, जिनके पास उस केस को ट्राई करने की पावर होती है या फिर जिनके पास उस केस को कमिट करने की पावर होती है। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 3, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर may exercise the same powers in respect of the investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ा था कि जो पावर है एंड जो प्रोसीजर है, पावर एंड प्रोसीजर would be same of investigation in both cognizable and non-cognizable cases। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना। तो ये जो पावर है ना, ये जो मतलब जो बात मैंने बोली थी आपको, ये जो पुलिस ऑफिसर है वो डिराइव करता है फ्रॉम सेक्शन 155 सबसेक्शन 3। सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 यही स्टिपुलेट करता है कि जो प्रोसीजर फॉलो होगा एंड जो सेक्शन जो पावर देता है पुलिस ऑफिसर को टू इन्वेस्टिगेट अ केस, टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस, दैट वुड बी सेम। बस यहाँ पर एक डिफरेंस आपको नोट डाउन करना है, दैट इज़ इवन इन दिस केस जो पावर अरेस्ट करने की होती है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एब्सेंट होगी बिफोर द पुलिस ऑफिसर। क्लियर है आपको? ठीक है, नाउ लेट्स कम डाउन टू सबसेक्शन 4। ये थोड़ा अच्छा सेक्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अक्सर ये मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल, द केस शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। सेक्शन 154 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि सपोज ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस रजिस्टर किए। हमने पढ़ा था ना कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होता है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और वहां पर सपोज ऐसा हुआ है कि जो ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से एक नॉन कॉग्निजेबल है, एक और नॉन कॉग्निजेबल है, थर्ड ऑफेंस इज ऑल्सो नॉन कॉग्निजेबल, फोर्थ इज ऑल्सो नॉन कॉग्निजेबल, बट द फिफ्थ वन इज कॉग्निजेबल। तो अगर ऐसा कोई केस है तो यहाँ पर सारे के सारे ऑफेंसेस विल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस, ठीक है, इट विल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस। और यहाँ पर NCR नहीं FIR रजिस्टर की जाएगी। क्लियर है आपको?
अब मान लीजिए अगर ऐसा सर्कमस्टेंस है दैट इज़ कॉग्निजेबल, 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 नॉन कॉग्निजेबल, तो क्या यहाँ पर ये जो पूरा ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर भी इट विल बी कॉग्निजेबल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस हैं जो जिनकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन भी अगर कॉग्निजेबल निकली तो सारे के सारे ऑफेंसेस क्या हो जाएंगे? कॉग्निजेबल, एंड इट विल बी अ कॉग्निजेबल केस। क्लियर है आपको सेक्शन 155 सब सेक्शन 4? ठीक है, सो वी आर डन विद सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं दैट इज वी गोना डील विद अ क्वेश्चन दैट इज इट मैंडेटरी टू record FIR before initiation of investigation? ठीक है, कि क्या इन्वेस्टिगेशन चालू करने से पहले ही आपको FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी? मतलब क्या द पुलिस ऑफिसर इज ऑब्लिगेटेड टू रजिस्टर एन FIR बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन? ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कि इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर एन FIR? ठीक है, इसमें हम लोग 2 केस लॉस करेंगे। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ हरियाणा, इनको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे इन केस लॉस को। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी, भजन लाल एंड अदर्स, एंड द मोस्ट फेमस केस, द इनफेमस केस, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं फिर से आपको एक चीज़ रिपीट कर दे रहा हूँ जो मैंने बार बार रिपीट किया था। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ ताकि जो लेक्चर है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, बट जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ मत करिएगा। ठीक है, सो दीज थिंग्स वी गोना कवर, मतलब इन दोनों को हम लोग एक अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा लेक्चर बड़ा ना हो जाए। ठीक है, सो वी आर डन with lecture number 12. Thank you so much.